नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मौसम से बदला हुआ है मौसम। 10 और 11 मई को बारिश और भारी ओलावृष्टि का अलर्ट। और उत्तराखंड सरकार ने ट्रेन के लिए 50 लाख रुपए जमा कराए एडवांस में, लेकिन कब से होगा संचालन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और उधर उधम सिंह नगर में मिले 4 कोरोना संक्रमित, संख्या बढ़कर हुई 67। दूसरे राज्यों में फंसे लोग ऑनलाइन पास की मदद से आ सकेंगे उत्तराखंड, कहा उत्तराखंड सरकार ने। कोरोना संक्रमण का खतरा बता नदी में धरने पर बैठे ग्रामीण, किया खनन का विरोध। गांव में छिड़काव करने पहुंची टीम से लोगों ने की अभद्रता। क्वारंटाइन टाइम पूरा कर विदेशी नागरिक निकले अपने वतन को। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने के बावजूद भी नहीं जा पाए नेपाल। घर वापसी के लिए जेवर बेचने को हुए मजबूर पश्चिम बंगाल के प्रवासी। दिल्ली से आए विधायक को किया 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। धरने पर बैठे मंत्री तिलक राज बेहड़। और बिना जुताई बिना खाद के पैदा की गेहूं की लहलहाती फसल। नैनीताल में भी लेक ब्रिज जुंगी का संचालन शुरू हो चुका है। और चालक के सोते हुए चोरों ने उड़ाए ट्रक के लाखों के टायर। अब हफ्ते भर में पूर्ण होगी मानसरोवर यात्रा। और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की डोली हुई अपने धाम रवाना। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार पूर्वक। शनिवार को दोपहर बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया। वहीं अधिकतर मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे। शाम को 5 बजे जब श्रीनगर में ओलावृष्टि हुई, दोपहर में यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में 2 घंटे से ज़्यादा समय तक झमाझम बारिश हुई। कर्णप्रयाग के थराली, देवाल और नारायण बगड़ में भी तेज बारिश हुई। इसी तरह कुमाऊं के कई पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हुई। राजधानी देहरादून में भी दोपहर बाद बादल छाए रहे। उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम फिर करवट बदलेगा। 10 व 11 मई को प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। 8 मई की शाम जब विभिन्न राज्यों से 23,794 प्रवासियों को उत्तराखंड लाया जा चुका है। इसमें हरियाणा से, चंडीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से और अन्य राज्यों से लोगों को लाया गया। शनिवार की मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग में सचिव शैलेश बगोली ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए 1,79,615 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड के एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने वालों की कुल संख्या 34,886 है। उत्तराखंड में अन्य राज्यों को जाने के लिए 21,717 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। इसमें से 6,378 लोगों को भेजा जा चुका है। शैलेश बगोली ने कहा कि सूरत, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर आदि स्थानों से प्रवासियों को लाने के लिए ट्रेन के लिए भी बात हुई है। राजस्थान में भी ट्रेन की बात चल रही है। उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को लाने के लिए ट्रेन, बस का व्यय उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। रेलवे के पास 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर जमा भी कर चुके हैं। अभी तक 8 ट्रेनों का अनुरोध किया हुआ है। इसका प्लान बनाया जा रहा है, परंतु एक निश्चित दिनांक को ट्रेन चलने की खबर के बारे में पूछे जाने पर श्री बगोली ने बताया कि यह समाचार सही नहीं है। अभी कोई तिथि तय नहीं हुई है। जल्द ही रेल मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार से समन्वय कर ट्रेन से प्रवासियों को लाने का भी टाइम टेबल बना दिया जाएगा। जैसे ही तिथि तय हो जाएगी, संबंधित प्रवासियों को SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शनिवार को 4 नए कोरोना के मरीज मिले। मरीजों के संक्रमण की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 4 मरीज मिलने के बाद अब उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 63 से बढ़कर 67 हो चुकी है। शुक्रवार को भी बाजपुर उधम सिंह नगर में 1 कोरोना का मरीज मिला था। वहीं बताया जा रहा है राज्य से बाहर नौकरी या आवश्यक कार्य के लिए जाने या बाहर से उत्तराखंड आने वाले अगर अपनी व्यवस्था के वाहन से चलना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पर उन्हें आवेदन में दिए गए दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पास जारी कर दिया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की परेशानी को देखते हुए यह सुविधा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तराखंड में प्रवासी जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड आना चाहते हैं या जो यहाँ से किसी अन्य राज्य को आवश्यक कार्य ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाना चाहते हैं और उनके पास अपने वाहन की व्यवस्था है तो उन्हें पास जारी किया जा सकता है। ऐसे लोग smartcitydehrradun.uk.in/e-pass पोर्टल पर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। लॉकडाउन से पहले बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थलों को छोड़कर घरों को चले गए थे। ऐसे लोगों को इससे ड्यूटी स्थल पर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। और वहीं जमरानी में खनन शुरू होते ही शनिवार की सुबह लोग भड़क गए।
कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए सैकड़ों लोग खनन बंद करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नदी में ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर अफसर मौके पर पहुंचे। वार्ता के बाद खनन बंद होने पर ग्रामीण शांत हुए। भौरसा के पूर्व प्रधान राजू पल्लड़िया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण के चलते ग्रामीण खनन बंद करने को लेकर मांग करते आ रहे हैं। प्रशासन ने उनकी मांग को दरकिनार कर राजस्व की खातिर खनन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक खनन बंद नहीं हो जाता तब तक ग्रामीण विरोध करेंगे। अमृतपुर के प्रधान DK शर्मा ने कहा कि देश भर में कोविड-19 के फैलते संक्रमण के बावजूद सरकार और प्रशासन राजस्व के लिए ग्रामीणों की जान की परवाह किए बिना खनन कराने में लगी हुई है। इधर विधायक राम सिंह केड़ा ने भी DM सविन बंसल से खनन बंद करने को कहा। और एक खबर है, कोरोना पॉजिटिव महिला के मिलने के बाद नगला इमरती गांव में कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव के दौरान कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान और कर्मचारियों से अभद्रता कर दी। बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर दी। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। कोरोना के खौफ के बीच हेड़ाखान मंदिर में रह रहे 6 यूक्रेन निवासी श्रद्धालु अपने मुल्क रवाना हो गए। इससे पहले इटली और जर्मनी के 16 श्रद्धालु क्वारंटाइन अवधि पूरी कर वतन लौट चुके हैं। मंदिर में इन दिनों 29 विदेशी श्रद्धालु रह रहे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं और मुल्क वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हेड़ाखान मंदिर में हर बार की तरह इस साल भी कई देशों के श्रद्धालु पहुंचे, मगर कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम विदेशी श्रद्धालुओं को लेकर सक्रिय हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को 1 माह वहीं क्वारंटाइन पर रख दिया। डॉक्टर की निगरानी में 1 माह पूरा होने के बाद हेड़ाखान प्रबंधन ने सभी विदेशी श्रद्धालुओं को उनके वतन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और वहीं दूसरी जगह शुक्रवार की रात को राहत शिविर में रखे गए नेपाली नागरिक बाहर किए गए। शिविर में उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया है, उन्हें अपने देश में जाने से नहीं रोका जाएगा। सभी नेपाली नागरिक अपने मेलाघाट बॉर्डर पे पहुंचे, जहां SSB ने उन्हें वहां से जाने से रोक दिया और बनबसा मेन गेट से जाने के लिए बोला। रात को ही परिवार सहित सभी नेपाली नागरिक बनबसा जाने के लिए जगबुड़ा पुल पर पहुंचे, पर वहां पर पहुंचने पर पुलिस ने इन्हें फटकार कर वापस भेज दिया। पैदल ही भूखे प्यासे चले सभी भटकते हुए खटीमा आ गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने प्रशासन से बात कर जब तक नेपाली सीमा नहीं खुलती इन्हें राहत शिविर में ही रखने की मांग की है। वहीं नेपाली नागरिकों में भी प्रशासन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। और वहीं हरिद्वार में फंसे पश्चिम बंगाल के यात्रियों को घर वापसी के लिए अपने जेवर बेचने पड़ गए। शुक्रवार को यात्रियों ने जेवर बेचे और फिर अनुमति मिलने के बाद अपने ही खर्च से बसों को बुक कराया। शुक्रवार को कई यात्री पश्चिम बंगाल रवाना हो गए। कई यात्री शनिवार को भी रवाना होंगे। हरिद्वार से वापस लौटने के लिए यात्री इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब उन्होंने वापसी के लिए जेवर भी बेचना शुरू कर दिया। और वहीं कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर जागरूकता और सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण यह है कि जैसे ही सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे तो यहाँ उन्हें सितारगंज में उनके आवास पर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन पर भेज दिया गया। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें घर पहुंचकर उनकी जांच की, जिसके बाद उन्हें एहतियातन 14 दिनों तक घर में रहने को कहा गया। साथ ही विधायक के घर पर नोटिस भी लगाया गया है। और वहीं रुद्रपुर के ग्राम मलसा गिरधरपुरी में हुई फायरिंग के बाद मुकदमा दर्ज होने से खफा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने पुलिस कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि घटना की रात वह अपने गांव में घायलों का हालचाल जानने व ग्रामीणों को शांत कराने के लिए गए थे। इधर बेहड़ के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर अंबेडकर पार्क सहित कई जगहों पर कार्यकर्ता लॉकडाउन का पालन करते हुए धरने पर बैठे हैं। मंगलवार की रात ग्राम मनसा गिरधरपुर में आरोपियों ने पिता पुत्र पर फायर कर उन्हें घायल कर दिया था, जिससे गांव में माहौल गर्मा गया था। सूचना पर बेहड़ ने गांव में जाकर लोगों से घटना की जानकारी ली। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने पूर्व मंत्री पर गांव में सभा करने के आरोप में लॉकडाउन उल्लंघन पर मामला दर्ज कर दिया था। इससे नाराज बेहड़ ने पुलिस कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी थी। धरना देने की चेतावनी के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई लोगों ने धरने का समर्थन दिया है। और वहीं टिहरी चंबा के एक किसान ने कर दिया है कमाल। टिहरी चंबा उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक विजय जड़धारी ने बिना जुताई और खाद के
बिना फसल का बेहतर उत्पादन कर इस बात को साबित कर दिया है कि किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। टिहरी जिले के ग्राम जड़धार में रहने वाले विजय जड़धारी ने इस बार अपने खेतों में नया प्रयोग किया और बिना जुताई यानी बिना हल चलाए गेहूं की लहराती फसल उगाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जड़धारी बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने करीब 5 नाली भूमि में गेहूं की फसल उगाने का यह प्रयोग किया। बीते नवंबर माह में जब उन्होंने धान की फसल उगाई थी, उसके बाद बिना जुताई के खेतों में गेहूं की बुआई कर दी और खेत को धान की पराली से ढक दिया और कुछ समय बाद धान की पराली खेत में सड़ गई और गेहूं के बीज अंकुरित हो गए। अब उनके खेतों में गेहूं का फसल लहला रही है। फसल को देख लगता है कि इस बार अच्छा खासा उत्पादन होगा। और उधर नैनीताल में कोरोना संक्रमण के चलते तीसरे लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर लौटने लगी हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही नगरीय पालिका ने भी आय प्राप्ति के लिए तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज चुंगी का संचालन शनिवार को शुरू कर दिया। टोल वसूली के लिए सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक व 1 बजे से शाम 7 बजे तक 2 शिफ्टों में 6 कर्मचारी तैनात किए गए। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि लेक ब्रिज चुंगी पालन की आय का अहम हिस्सा है। चुंगी को वर्ष 2020-21 के लिए ठेके में देने के लिए पालिका ने निविदा प्रक्रिया मार्च में निपटा ली थी। उन्होंने बताया कि 1,91,00,000 में ठेका बागेश्वर के महेंद्र कुमार अग्रवाल के नाम पर छूटा था, लेकिन 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा के बाद वाहनों की आवाजाही रुकी तो लेक ब्रिज चुंगी का भी रोक दिया गया। अब पालिका ने चुंगी संचालन के लिए संबंधित ठेकेदार से संपर्क किया तो ठेकेदार ने असमर्थता जता दी, जिसके बाद पालिका ने खुद संचालन शुरू कर दिया है। और वही खबर मंगलौर के पास एक ढाबे से आ रही है, जहां पर चोरों ने हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक से लाखों की कीमत के टायर चोरी कर लिए। खड़े ट्रक में टायर चोरी होने की भनक ट्रक में सो रहे चालक को भी नहीं लग पाई। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और एक अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए आ रही है। चीन सीमा तक सड़क बनने से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सुगम हो जाएगी। इस यात्रा में अब महज 1 सप्ताह का समय लगेगा। अब तक इसमें 21 दिन का समय लगता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब तक यात्रियों को आधार शिविर धारचूला से लगभग 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। कठिन और दुर्गम स्थलों से होकर गुजरने वाली यात्रा बेहद जोखिम भरी थी। यात्रियों को पहली शाम आधार शिविर में बितानी पड़ती थी। इसके बाद मांगती, गाला, बूंदी, गुंजी और नाभीडाड़ के पड़ाव में रुकना पड़ता है। सीमांत तक सड़क बनने से अब कैलाश यात्री दिल्ली से सीधे लीपू लेक पहुंच सकेंगे। इस सड़क के बनने से अब तक कठिन मानी जाने वाली यात्रा सुगम हो जाएगी। इसके अलावा छोटा कैलाश की यात्रा भी सुगम होगी। और उधर दूसरी खबर के मुताबिक द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली पंच केदार गदी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गई। डोली को वाहन से रात्रि प्रवास के लिए पहले पड़ाव राकेश्वरी मंदिर राशि गांव पहुंचाया गया। धाम के कपाट सोमवार 11 मई को पूर्वाह्न 11 बजे खोले जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ द्वितीय केदार की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान का महाभिषेक, श्रृंगार, भोग और आरती के बाद आराध्य की भोग मूर्तियों को चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश कपिल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कर्नल नितेश कपिल 52 वर्ष के थे। मूल रूप से नैनीताल निवासी नितेश कपिल का ससुराल रामनगर के छोई में है। बताया जा रहा है कि कल शाम परेड के दौरान एक्सरसाइज करते समय कर्नल नितेश कपिल के सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश कपिल की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी लता कपिल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कर्नल नितेश कपिल के 17 साल के बेटे चिराग और 15 साल की बेटी दिया है। बेटा चिराग जो कि बीटेक कर रहा है और बिटिया इस समय हाई स्कूल में है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।